ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की महारानी ने एक ऐसे आदमी को अपना पति बना लिया जिसके अंदर जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं थी। लेकिन उसे क्या पता था कि शॉन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ऊंची डायमेंशन से आया हुआ अर्थलिंग है। इस दुनिया में तो उसका सिर्फ खड़ा होना ही उसे अजय बना देता था। एक सुबह शॉन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत लड़की सो रही है। उसकी कमर, चेहरा और वो रॉयल आभा देखकर शॉन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया, रुको, ये मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उधर लड़की भी शर्मिंदा हो गई। उसने गला साफ करते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ मंत्रियों का मुंह बंद करने के लिए सोई थी। असल में वो ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की महारानी थी। दरबार के मंत्री लगातार उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन महारानी किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी। इसलिए उसने एक समनिंग ताबीज का इस्तेमाल किया और दूसरी दुनिया से किसी आदमी को बुला लिया। और वो आदमी था शॉन। शॉन पहले पृथ्वी पर 21वीं सदी के एक खतरनाक असैसिन संगठन का टॉप एजेंट था। जिस दिन दुश्मन उस पर हमला करने वाले थे, उसी पल वो अचानक इस नई दुनिया में खिंचाया। जब महारानी ने उसे देखा तो उसे लगा कि ये बस एक साधारण इंसान है जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं। लेकिन शॉन तो उसे देखकर ही खो चुका था। उसने मन ही मन कहा, ये औरत बिल्कुल परफेक्ट है। महारानी ने शांत आवाज में कहा, मैं ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की महारानी हूं। आज से तुम इस साम्राज्य के राजकुमार और मेरे पति हो। यह सुनते ही शॉन जोर से हंसा और बोला, मतलब मैं कुछ किए बिना तुम्हारे पैसों पर ऐश कर सकता हूं? महारानी ने बिल्कुल गंभीर चेहरे से कहा, हाँ। बस फिर क्या था? शॉन ने तुरंत बिस्तर थपथपाया और बोला, तो फिर देर किस बात की? महारानी का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, पति पत्नी वाली बातों के लिए अभी नहीं। और तुम्हारे हाथ की ये कॉन्ट्रैक्ट रिंग, मैं बाद में इसे हटाने का तरीका ढूंढूंगी। इतना कहकर वो चली गई। शॉन ने अपने हाथ की अंगूठी को देखा और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, क्या आप सुप्रीम सिस्टम एक्टिव करना चाहते हैं? सिस्टम, ट्रांसमाइग्रेशन, नई दुनिया। शॉन खुद भी हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, नहीं। सिस्टम सीधा सन्न रह गया, क्योंकि हर इंसान सिस्टम पाने के लिए मरता है और यहां ये आदमी उसे रिजेक्ट कर रहा था। असल में शॉन पूरी जिंदगी खून खराबे में जी चुका था। बचपन से उसे असैसिन बनाया गया, मिशन पर भेजा गया और बस मारना सिखाया गया। अब वो बस एक आरामदायक जिंदगी चाहता था। सिस्टम ने सोचा कि इसकी याददाश्त मिटाकर किसी और को चुन लेता हूं, लेकिन फेल। उसने खुद को शॉन से बांधने की कोशिश की, फिर फेल। फिर सिस्टम चिल्लाया, चेतावनी, लक्ष्य एक हाई डायमेंशनल अर्थलिंग है। उसने पैरासाइट मोड चालू किया, फिर भी फेल। 99,999 बार कोशिश करने के बाद आखिर सिस्टम हार मान गया और फिर धीरे से बोला, क्या मैं आपका सहायक सिस्टम बन सकता हूं? अब शॉन की बारी थी शॉक होने की। वो हंस पड़ा, तो सिस्टम मेरा गुलाम बनना चाहता है? फिर उसने सिस्टम का नाम रख दिया पपी। सिस्टम खुशी से झूम उठा, लेकिन तुरंत उसने शॉन को चेतावनी दी कि वो अपनी आभा छुपाना सीख ले, क्योंकि उसकी मौजूदगी से आसपास की चीजें मिट रही थी। शॉन ने बगल में रखा पौधा देखा, उसका आधा हिस्सा गायब था। वो घबरा गया, रुको, ये मैंने किया? पपी ने समझाया कि शॉन एक ऊंची डायमेंशन से आया है जहां उस पर लाखों नियमों की रोक थी। लेकिन इस छोटी दुनिया में आते ही उसकी असली ताकत बाहर निकलने लगी। जब शॉन ने पूछा कि इस दुनिया में कितने नियम हैं, तो जवाब मिला, सिर्फ 3000। ये सुनते ही शॉन के मुंह से निकला पानी दीवार के आर पार चला गया। वो खुद अपनी ताकत देखकर डर गया। थोड़ी देर बाद वो मार्शल आर्ट्स एरिना में पहुंचा। उसने एक तलवार उठाई और हल्का सा मोड़ा, तलवार टूट गई। शॉन बोला, तुम्हारी महारानी तो बहुत घटिया सामान इस्तेमाल करती है। पपी तुरंत चिल्लाया, मास्टर, वो इस साम्राज्य की टॉप टियर हथियारों में से एक थी। लेकिन शॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दूसरी तलवार उठाई और खुद के हाथ पर मारी। हाथ पर खरोंच तक नहीं आई, लेकिन तलवार चटक गई। अब शॉन समझ चुका था कि इस दुनिया में उसकी ताकत किस तरह की है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ाई नहीं चाहता था। उसे बस आराम, खाना और महारानी के पैसों पर ऐश करनी थी। और फिर तीसरे दिन सुबह शॉन की आंख खुली तो महारानी फिर से उसके बिस्तर पर थी। इस बार तो वो सच में घबरा गया। रुको, कल रात आखिर हुआ क्या था? महारानी पहले तो समझ ही नहीं पाई कि ये आदमी क्या बोल रहा है। फिर जब उसे शॉन का मतलब समझ आया तो उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया। शॉन तो और भी आगे बढ़ गया। उसने धीरे से उसका चेहरा थपथपाया और सीधा पूछ लिया, कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया क्या? अब महारानी पूरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी। उसने तुरंत अपना रॉयल मोड ऑन किया, गला साफ किया और ठंडी आवाज में पूछा, कल रात तुम्हारी नींद कैसी थी? शॉन तुरंत सीधा होकर बैठ गया, बहुत अच्छी। लेकिन क्या मैं गलत जगह सो गया था? महारानी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं यहां सिर्फ अफवाहें रोकने के लिए सोई थी। अगर शादी की पहली रात हम अलग अलग कमरों में सोते तो दरबार में बेकार की बातें फैल जाती। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, आगे भी कभी कभी मुझे यहां रुकना पड़ सकता है। यह सुनते ही शॉन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। महारानी ने आगे कहा, मैं कुछ लोगों को तुम्हारी सेवा के लिए भेज दूंगी, अगर कुछ चाहिए हो तो उनसे कह देना। फिर वो दरवाजे तक गई, लेकिन जाते जाते अचानक रुक गई। बिना पीछे देखे उसने धीरे से कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया में बुलाया। और फिर वो चली गई। महारानी के जाते ही शॉन बिस्तर पर लेटकर जोर से हंसने लगा।
उसे पिछली रात की हल्की गर्माहट याद आ रही थी। वो मन ही मन बोला, वाह, सच में कितनी शानदार महारानी है। जो औरत मुझे सपोर्ट करे वो तो सबसे बेस्ट है। लगता है मेरी मजेदार जिंदगी अब शुरू होने वाली है। उधर उसी रात राजमहल के स्टडी रूम में माहौल पूरी तरह गंभीर था। महारानी रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते अचानक बोली, उत्तर की स्थिति इतनी खराब हो गई। तभी महिला जनरल जोंगले स्वांग आगे बढ़ी और बोली, बर्बर लोग पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई बड़ा आदमी है। हमारी जानकारी के मुताबिक बर्बर साम्राज्य का महान साधु भी बाहर निकल चुका है। धड़ाम, महारानी ने रिपोर्ट टेबल पर पटक दी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। जो हाथ हमारे साम्राज्य की तरफ बढ़ेगा मैं उसे खुद काट दूंगी। फिर उसने आदेश दिया, 3 दिन बाद सेना उत्तर की ओर मार्च करेगी। जनरल जोंग, तुम मेरे साथ चलोगी। जोंगले स्वांग तुरंत घुटनों पर बैठ गई। जैसा आदेश महारानी। 3 दिन बाद महारानी एक शानदार घोड़े पर बैठी हुई थी। उसके पीछे पूरी सेना तैयार खड़ी थी। उसने बगल में चल रही जोंगले स्वांग से पूछा, सब व्यवस्था हो गई? हाँ महारानी, लिंगर गुप्त रूप से प्रिंस की रक्षा कर रही है। लेकिन फिर जोंगले स्वांग खुद को रोक नहीं पाई। महारानी, आप उस आदमी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? उसके अंदर तो जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है। महारानी हल्का मुस्कुराई। जब से मैंने उससे शादी की है, ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की किस्मत स्थिर हो गई है। यहां तक कि मेरी ताकत भी बढ़ने लगी है। फिर उसने हाथ उठाया, सेना प्रस्थान करो। पूरा दल उत्तर की तरफ निकल पड़ा। दूर एक पहाड़ी पर खड़ी जोंगलिंग ये सब देख रही थी। वो बड़बड़ाई, मां भी ना कमाल है, खुद महारानी के साथ युद्ध पर चली गई और मुझे उस निकम्मे प्रिंस की बेबी सिटिंग पर लगा दिया। फिर उसने नीचे देखा जहां शॉन आराम से पहाड़ पर घूम रहा था। महारानी साम्राज्य बचाने जा रही है और ये आदमी पहाड़ों में खाने के लिए घूम रहा है। समझ नहीं आता महारानी ने इससे शादी क्यों की। तभी अचानक एक काली परछाई आई और शॉन को उठाकर ले गई। लेकिन जोंगलिंग ने तुरंत मदद नहीं की। वो पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, अब तो ये निकम्मा डर के मारे रो रहा होगा। लेकिन असली दृश्य कुछ और था। शॉन तो आराम से पोर्क लेग खा रहा था। वो खाते खाते बोला, वाह, कितना स्वादिष्ट है। अफसोस पपी, तुम इसका स्वाद नहीं चख सकते। कुछ देर बाद उसे एक गुफा में फेंक दिया गया। सामने एक चेहरे पर निशान वाला आदमी खड़ा था। उसने शॉन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, चौथे भाई, तुम पक्का सही आदमी पकड़ कर लाए हो। महारानी का पति इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? लेकिन शॉन आराम से मांस चबाता रहा जैसे पिकनिक पर आया हो। पेड़ पर छिपी जोंगलिंग ने मन ही मन कहा, यह आदमी सच में बेवकूफ है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये लोग ब्लड क्लाउड टावर के लोग हैं। वो तुरंत शॉन को बचाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी, धड़ाम, एक फॉर्मेशन एक्टिव हो गया। जोंगलिंग की आंखें फैल गई। 6ठे स्तर का सोल चैन फॉर्मेशन। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। चेहरे पर निशान वाला आदमी जोर से हंसा, वाह, 16 साल की उम्र में 5वें स्तर तक पहुंचने वाली प्रतिभा से मिलकर खुशी हुई। जोंगलिंग ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी हंसा, बेकार है। ये फॉर्मेशन खास तुम्हारी डिफेंस ब्रेकिंग स्लैश को रोकने के लिए बनाया गया है। जोंगलिंग दंग रह गई। तुम मेरी तकनीक के बारे में कैसे जानते हो? आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और अपना मास्क उतार दिया। जोंगलिंग की आंखें फट गई। लियांगशो, तुम अभी तक जिंदा हो? उधर शॉन ने आराम से हाथ पोंछे और खड़ा हो गया। अच्छा, अब जब सब एक दूसरे को जानते हैं तो हम निकलते हैं। लियांगशो ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है सुंदर लड़के? शॉन ने बिल्कुल शांत चेहरे से कहा। ओ, अभी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर लियांगशो भी थोड़ा प्रभावित हो गया। तुम सच में महारानी के पति कहलाने लायक हो। हिम्मत तो है। फिर उसने एक कपड़े की थैली निकाली। इसे पानी में घोलकर महारानी के मार्शल आर्ट्स एरिना में डाल देना। ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। सबको लगा शॉन मना करेगा, लेकिन उसने तुरंत थैली पकड़ ली। ठीक है, अब तो लियांगशो भी चौंक गया। फिर उसने एक छोटी शीशी निकाली। सिर्फ वादा काफी नहीं, तुम्हें यह जहर भी पीना होगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गटक, शॉन ने पूरी बोतल एक ही सांस में पी ली। पूरा हॉल चुप। लियांगशो का मुंह खुला का खुला रह गया। आजकल लोग खुद मरने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं। उधर शॉन बोतल वापस देते हुए बोला, अब जा सकता हूं? ज्यादा देर हुई तो महिला गार्ड्स को शक हो जाएगा। तुम्हारे प्लान में दिक्कत आ जाएगी। अब लियांगशो खुद परेशान हो गया। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? उधर शॉन भी अंदर से चिढ़ चुका था। मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूं, फिर भी ये जाने क्यों नहीं दे रहा? ये सब देखकर जोंगलिंग का गुस्सा फट पड़ा। जोंगलिंग गुस्से में चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? महारानी ने तुम्हें चुना और तुम डर के मारे दुश्मनों के आगे झुक गए। लेकिन दूसरी तरफ लियांगशो तो खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब जोंगलिंग और शॉन के बीच फूट पड़ जाएगी। वो हंसते हुए बोला, मूर्ख लड़की, जो हालात समझता है वही असली हीरो होता है। क्या तुम और तुम्हारी मां हमेशा इतनी सीधी सादी रहोगी? जोंगलिंग चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि ग्रेट फ्लेम साम्राज्य इस समय अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुश्किल में था। उधर शॉन इस बहस से बोर हो चुका था। उसने उंगली से जोंगलिंग की तरफ इशारा करके पूछा, अच्छा, अब क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूं? लियांगशो ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, इसके साथ मेरा हिसाब बाकी है। शॉन ने कंधे उचकाए, वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जा सकता। हम साथ आए थे। तभी पीछे खड़े एक गुर्गे का पारा चढ़ गया।
वो चिल्लाया, चुप कर, बहुत बोल रहा है, और गुस्से में सीधा शॉन पर झपट पड़ा। जोंगलिंग की सांस अटक गई, क्योंकि उसके हिसाब से शॉन तो एक साधारण इंसान था। लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल जम गया। गुर्गे ने जैसे ही शॉन के बाल पकड़ने की कोशिश की, शॉन ने बस जम्हाई ली। हाँ, जम्हाई, जैसे कोई बच्चा क्लास में बोर हो रहा हो। सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये आदमी डर क्यों नहीं रहा? फिर अचानक शॉन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे बालों को छूते हैं। धड़ाम, अगले ही सेकंड उसका मुक्का चला और वो 5वें स्तर का एक्सपर्ट सीधे हवा में गायब हो गया। ना खून, ना लाश, सीधा वेपराइज। पूरा गुफा हिल गया। सामने की दीवार में एक विशाल छेद बन चुका था। अब सबकी आंखें बाहर निकल चुकी थी। लियांग शो के हाथ कांपने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शॉन ने बस हाथ हल्का सा घुमाया और एक भयानक ऊर्जा की लहर पूरे गुफा में फैल गई। जो भी उसके रास्ते में आया सेकंडों में राख बन गया। ब्लड क्लाउड टावर के सारे लोग ऐसे मिटे जैसे कभी थे ही नहीं। लियांग शो जमीन पर गिर चुका था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। धीरे धीरे शॉन उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस ठंडी निराशा। वो नीचे झुककर बोला, मैं तो बस आराम से जीना चाहता था, आराम से खाना, सोना और एक निकम्मे राजकुमार की तरह जिंदगी बिताना चाहता था। फिर तुम लोगों ने मुझे मजबूर क्यों किया? क्या मैं इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा था? ये सुनकर लियांग शो कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका शरीर टूटने लगा। धीरे धीरे वो राख बनकर हवा में उड़ गया। पूरा गुफा शांत हो चुका था। अब सिर्फ जोंगलिंग बची थी, लेकिन उसकी हालत भी कुछ कम नहीं थी। वो पूरी तरह सदमे में खड़ी थी। जिस आदमी को वो अभी तक निकम्मा समझ रही थी, उसने सेकंडों में पूरे ब्लड क्लाउड टावर ब्रांच को मिटा दिया था। डर के मारे वो तुरंत बोली, प्रिंस, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन शॉन ने उसकी बात सुनी तक नहीं। उसने आराम से हाथ उठाया और 6ठे स्तर का वो फॉर्मेशन ऐसे टूट गया जैसे कांच हो। फिर उसने बिल्कुल कैजुअल आवाज में कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? वहां खड़ी मत रहो, मैं सबूत मिटा कर आता हूं। इतना कहकर वो गायब हो गया। जोंगलिंग ने राहत की सांस ली। कम से कम मैं तो बच गई। लेकिन अगले ही पल धड़ 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 उसे दूर से कुछ अजीब दिखा। एक पहाड़ उछल रहा था। पहले उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, पहाड़ कब से कूदने लगे। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका दिमाग सुन पड़ गया, क्योंकि वो पहाड़ नहीं, शॉन था। और वो पूरा पहाड़ अपने हाथों में उठाए हुए था। जोंगलिंग के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये आखिर है क्या? क्या प्रिंस 10वें स्तर से भी ऊपर का कोई राक्षस है? अगले ही पल धड़ाम, पूरा पहाड़ गुफा के ऊपर गिरा दिया गया। एक सेकंड में पूरा इलाका दफन। अब कोई कभी नहीं जान पाता कि वहां कोई गुफा भी थी। शॉन ने हाथ झाड़े और मुस्कुराया। हो गया, अब कोई सबूत नहीं बचा। जोंगलिंग की आत्मा तक कांप गई। उसे पहली बार समझ आया कि सबूत मिटाना किसे कहते हैं। फिर शॉन उसकी तरफ मुड़ा और बोला, बाद में बस बोल देना कि तुमने मुझे बचाया था। जोंगलिंग कुछ बोलने ही वाली थी कि शॉन ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? बड़ों की बात ध्यान से सुनते हैं। बस। जोंगलिंग तुरंत सीधी खड़ी हो गई, फिर धप से घुटनों पर बैठ गई। मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी। अब वो पूरी तरह डर चुकी थी। शॉन ने उसे उठाया, चलो। तभी जंगल से कदमों की आवाज आने लगी। ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की महिला सैनिक वहां पहुंच चुकी थी। प्रिंस, जनरल, आप दोनों ठीक है? शॉन ने बस जम्हाई ली। लेकिन जोंगलिंग तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने सीधा कहा, डाकुओं को मैंने खत्म कर दिया, अब सब सुरक्षित है। महिला सैनिकों ने राहत की सांस ली। तभी शॉन ने हाथ हिलाया, सबने मेहनत की है, चलो वापस चलते हैं, बारबेक्यू अभी बाकी है। एक सैनिक घबराकर बोली, प्रिंस, ये पहाड़ सुरक्षित नहीं है। शॉन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जोंगलिंग की तरफ इशारा किया। कोई दिक्कत नहीं। इस छोटी लड़की ने सारे डाकू संभालिए। महिला सैनिकों की आंखें फैल गई, क्योंकि जोंगलिंग हमेशा शॉन जैसे लोगों से नफरत करती थी और अब वही चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। उन्हें तो लगने लगा कि शायद उनकी जनरल का दिमाग खराब हो गया है। कुछ देर बाद आग जलाई गई। पूरा सुअर भुना जा रहा था। शॉन ने आवाज लगाई, छोटी लड़की, चाकू है? और सबसे शॉकिंग बात, जोंगलिंग बिना एक शब्द बोले तुरंत चाकू लेकर आ गई। महिला सैनिक अंदर से टूट चुकी थी। खत्म, हमारी जनरल खत्म हो गई। उधर शॉन आराम से मांस काटते हुए बोला, कितना जूसी है। और जोंगलिंग उसके बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो। शॉन चट्टान के किनारे खड़ा दूर देख रहा था। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले इंपीरियल गार्ड आपस में आम लोगों के कष्ट की बात कर रहे थे। उसने जोंगलिंग की तरफ देखा। अभी वो लोग आम लोगों के सफरिंग की बात कर रहे थे। उसका मतलब क्या था? जोंगलिंग का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने नीचे खड़ी सैनिकों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, अगर ब्लड क्लाउड टावर इस बार अपने मिशन में फेल हो गया तो वो हमेशा की तरह वही करेंगे, मतलब आम लोगों का कत्ल। शॉन की आंखें सिकुड़ गई। जोंगलिंग ने समझाना शुरू किया, पहले भी जब साम्राज्य के कुछ ईमानदार अधिकारी बड़े परिवारों के खिलाफ जाते थे तो वो लोग ब्लड क्लाउड टावर को सुपारी देते थे। साम्राज्य उन अधिकारियों की रक्षा करता था, इसलिए ब्लड क्लाउड टावर उन्हें मार नहीं पाता था। और जब वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, उसने गहरी सांस ली तो वो आम लोगों को मारना शुरू कर देते, पूरा गांव काट डालते।
सिर्फ इसलिए ताकि साम्राज्य डर जाए। फिर साम्राज्य को मजबूर होकर उन्हें प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता था ताकि वो मास्कर रोक दे। शॉन का चेहरा धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था क्योंकि वो खुद भी पहले असैसिन था, लेकिन उसने कभी बेगुनाह लोगों को मारने के बारे में सोचा तक नहीं था। जोंगलिंग ने आगे कहा, अब क्योंकि वो तुम्हें पकड़ने में फेल हो गए हैं, वो दोबारा आएंगे और अगर बार बार फेल हुए तो आम लोगों का कत्ल शुरू कर देंगे। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर शॉन ने अचानक पूछा, अगर महारानी को मेरी ताकत के बारे में पता चला तो क्या वो मुझसे मदद मांगेंगी? जोंगलिंग ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेवकूफ सवाल पूछा हो। प्रिंस, मुझे लगता है आपको डिसेंट स्ट्रेंथ शब्द का मतलब समझ नहीं आया। मतलब साफ था, आपकी ताकत देखकर महारानी सिर्फ मदद नहीं मांगेंगी, आपको नेशनल वेपन बना देंगी। उधर शॉन अंदर से टूट चुका था। अगर वो कुछ नहीं करता तो आम लोग मरेंगे, अगर वो करता है तो उसकी आराम वाली जिंदगी खत्म। वो मन ही मन कांप उठा। अगर महारानी ने मुझे नौकरी पर लगा दिया तो ये उसके लिए किसी अपकलिप्स से कम नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक फैसला कर लिया, ठीक है, तो ब्लड क्लाउड टावर का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। जोंगलिंग की आंखें फैल गई। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, पूरा सोर्स कोड डिलीट करने जा रहे हैं। शॉन ने इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अचानक जोंगलिंग की पतली कमर पकड़ ली। जोंगलिंग पूरी तरह फ्रीज। अगले ही सेकंड धड़ाम, दोनों आसमान में गोली की तरह उड़ गए। इतनी तेज की हवा फटने लगी। जोंगलिंग की हालत खराब हो गई क्योंकि शॉन बिना स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल किए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से उड़ रहा था। वो चीखने लगी, आ। सिस्टम पप्पी तुरंत वार्निंग देने लगा, मास्टर, उसके शरीर की लिमिट्स टूट रही है, स्पीड कम करो। थोड़ी देर बाद शॉन रुका। हम पहुंच गए। जोंगलिंग हाफते हुए नीचे उतरी। उसने सामने देखा, कुछ भी नहीं था। कहाँ आए हैं? तभी शॉन ने मुट्ठी बांधी और सामने की हवा पर मुक्का मार दिया। धड़ाम, पूरा आसमान टूटने लगा जैसे कांच बिखर रहा हो। फिर अचानक एक विशाल उड़ता हुआ द्वीप दिखाई दिया। जोंगलिंग की सांस रुक गई। फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, इसलिए महारानी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाई। उनका बेस आसमान में छिपा था। फिर उसने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? चुपके से अंदर जाए? शॉन मुस्कुराया, चुपके से? वो मेरे कैरेक्टर से मैच नहीं करता। अगले ही पल धड़ाम, वो सीधा दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। पूरा हॉल हिल गया। अंदर ब्लड क्लाउड टावर के हत्यारे भरे हुए थे। जोंगलिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। यहां सबसे कमजोर आदमी भी 5वें स्तर का है। तभी एक खूबसूरत महिला असैसिन मुस्कुराते हुए आगे आई। ओहो, इतना हैंडसम चेहरा पहली बार देखा है तुम। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भयावह ऊर्जा पूरे हॉल में फट पड़ी। धड़ाम, खून हर तरफ उड़ने लगा। जोंगलिंग की आंखें फट गई क्योंकि शॉन ने लिटरली टॉक लेस किल मोर अप्लाई कर दिया था। तभी 3 और लोग सामने आए, 2 सिल्वर असैसिन और एक गोल्ड असैसिन। जोंगलिंग तुरंत चिल्लाई, प्रिंस, यहां गोल्ड असैसिन भी है। सिस्टम पप्पी ने तुरंत जानकारी दी, सिल्वर असैसिन्स केवल 7th रैंक वाले बन सकते हैं और गोल्ड असैसिन बनने के लिए 100% मिशन कंप्लीशन चाहिए। मतलब सामने वाला बंदा टॉप किलर था। गोल्ड असैसिन ने कलाई घुमाई और मुस्कुराया, जोंगले स्वांग की बेटी और ग्रेट फ्लेम साम्राज्य का राजकुमार। दिलचस्प। फिर उसने अपने साथियों से कहा, प्रिंस को मत मारना, उसकी अभी वैल्यू है, लेकिन उस लड़की जोंगलिंग का सिर काटकर नॉर्थ भेज दो, उसकी मां पागल हो जाएगी। हमारे वोट प्लान के लिए अच्छा रहेगा। जोंगलिंग दांत भींच कर रह गई। उधर शॉन हल्का मुस्कुराया, इतनी डिटेल्ड इंटेलिजेंस, मतलब ग्रेट फ्लेम साम्राज्य के अंदर भी तुम्हारे लोग हैं? गोल्ड असैसिन हंसा, हमारा हेडक्वार्टर्स काफी समय से इस साम्राज्य पर नजर रखे हुए हैं। फिर उसने डैगर निकाली, चलो देखें ये राजकुमार सच में कितना निकम्मा है। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा जम गया क्योंकि शॉन ने मूव कर दिया था, या यूं कहो उसने अपनी प्रेजेंस छोड़ दी थी। पूरा ब्लड क्लाउड टावर उसकी आभा से कांप उठा। सांस लेना मुश्किल, घुटनों में ताकत खत्म। जोंगलिंग तक मुश्किल से खड़ी थी। गोल्ड असैसिन सीधे घुटनों पर गिर पड़ा। ससुर, शायद कोई गलतफहमी। शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैं तो बस आराम से शांति से जीना चाहता था। फिर तुम लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या अब मुझे तुम्हारा पूरा हेडक्वार्टर्स मिटाना पड़ेगा? धड़ाम, उसने मुक्का मारा और पूरे हॉल में विशाल छेद बन गया। दोनों सिल्वर असैसिन अंदर से रो रहे थे। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी, तुमने इसे निकम्मा बताया था। लेकिन शॉन ने अब उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपनी आभा वापस ली और स्टंट जोंगलिंग को उठाया। वो अभी भी ब्लैंक थी। प्रिंस, अब भी उनके हेडक्वार्टर्स जाना है? शॉन ने बिल्कुल कैजुअली कहा। हाँ, कैंसर को आधा छोड़ने का क्या फायदा? फिर उसने एक और मुक्का मारा। दीवार टूट गई। पीछे सोने चांदी और खजानों का पहाड़ छिपा था। शॉन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, पपी, सब समेट लो। फिर बड़ी सीरियसनेस से बोला, उन्होंने मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया है, थोड़ा कॉम्पेंसेशन तो बनता है। जोंगलिंग अभी भी उस खजाने को देखकर हैरान थी। उसने धीरे से कहा, प्रिंस, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप ज्यादा कर रहे हैं। उधर शॉन ने अचानक एक स्टोन ताबीज निकाला। फिर उसने उसे दबाकर उसके अंदर की फॉर्मेशन एक्टिवेट की और जोंगलिंग की तरफ बढ़ा दिया। जोंगलिंग की आंखें फैल गई। ये माउंटेन गार्जियन ताबीज, ये तो 7वें स्तर का डिफेंसिव टैलिस्मान है। प्रिंस, ये बहुत कीमती है,
लेकिन शॉन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, ब्लड क्लाउड टावर का हेडक्वार्टर्स काफी दूर है, मुझे डिनर से पहले पहुंचना है, इसलिए तेज जाना पड़ेगा। और तुम्हारी सेफ्टी की भी चिंता है, ये रहेगा तो तुम रास्ते में नहीं मरोगी। जोंगलिंग अभी तक समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है कि तभी शॉन ने उसे सीधा कंधे पर उठा लिया। चलो। अगले ही पल धड़ाम, दोनों फिर से आसमान में उड़ गए। इस बार जोंगलिंग की चीख पहले से भी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि शॉन की स्पीड इतनी डरावनी थी कि 7वें स्तर का डिफेंसिव टैलिस्मान भी क्रैक होने लगा था। कुछ देर बाद दोनों ब्लड क्लाउड टावर के असली हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। जैसे ही शॉन नीचे उतरा, चटाक, पूरे हेडक्वार्टर्स की प्रोटेक्टिव बैरियर अंडे के छिलके की तरह टूट गई। शॉन ने चारों तरफ देखा और बोला, जैसा सोचा था, यहां खून की बदबू बहुत ज्यादा है। अगले ही सेकंड चारों तरफ से असैसिन्स निकल आए। कितनी हिम्मत है तुम्हारी, ब्लड क्लाउड टावर में घुसने की जुर्रत। तभी भीड़ में से एक आदमी और एक औरत आगे आए। आदमी हंसते हुए बोला, लगता है आजकल लोगों को मरने का बड़ा शौक हो गया है। जोंगलिंग तुरंत समझ गई कि ये दोनों गोल्ड असैसिन्स हैं। लेकिन तभी ऊपर छत से एक भारी आवाज आई। मैं सोच रहा था कौन हमारे पास खुद चलकर आया है, लेकिन ये तो ग्रेट फ्लेम साम्राज्य का राजकुमार निकला। अगले ही पल एक आदमी ऊपर से कूदकर नीचे उतरा। जैसे ही वो उतरा, सारे असैसिन्स घुटनों पर बैठ गए। टावर मास्टर को प्रणाम, जोंगलिंग ने धीरे से शॉन से कहा। यह ब्लड क्लाउड टावर का टावर मास्टर है, दक्षिणी क्षेत्र का किंग ऑफ असैसिन्स, यूनुली। लेकिन शॉन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने आराम से पूछा, तुम लोगों को ग्रेट फ्लेम साम्राज्य में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यूनुली हल्का मुस्कुराया, हाँ, हमें दिलचस्पी है, लेकिन अभी मुझे तुम में ज्यादा दिलचस्पी है। हमारी इंटेलिजेंस तो तुम्हें निकम्मा राजकुमार बता रही थी, लेकिन तुम खुद यहां चले आए। फिर उसने हाथ उठाया, इसे पकड़ लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे चोट मत पहुंचाना। तभी एक विशालकाय आदमी आगे आया। रुकिए टावर मास्टर, पहले मुझे इस सुंदर राजकुमार के साथ थोड़ा मजा करने दीजिए। उधर शॉन गहरी सोच में था। उसकी नजर पूरे हेडक्वार्टर्स पर घूम रही थी। यहां 100 से ज्यादा लोग हैं। जब अटैक करूंगा तो एक भी भागना नहीं चाहिए। तभी वो विशालकाय आदमी वांग गैंग शॉन के सामने आकर हंसा। लगता है ग्रेट फ्लेम की महारानी को सुंदर लड़कों का शौक है। क्या लगता है अगर मैं इसे एक मुक्का मारूं तो ये रोएगा? बाकी असैसिन्स जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी शॉन ने उंगली से अपने सिर की तरफ इशारा किया। चलो, यही मारो। पूरा हॉल शांत। सबको लगा ये आदमी पागल है, लेकिन शॉन वहीं नहीं रुका। क्या हुआ? डर गए? मुर्गी कही के। वांग गैंग का चेहरा लाल हो गया। किसे मुर्गी कहा बे? धड़ाम, उसने पूरी ताकत से शॉन के चेहरे पर मुक्का मारा। इतनी जोरदार आवाज आई कि बाकी असैसिन्स तक डर गए। यहां तक कि टावर मास्टर भी सोचने लगा, कहीं ये सच में मर तो नहीं गया। लेकिन जब धूल हटी, पूरा हॉल जम गया। शॉन ने वांग गैंग का मुक्का सिर्फ एक उंगली से रोक रखा था। एक उंगली। शॉन ने उंगली से धूल झाड़ी और बोला, नाश्ता नहीं किया क्या? थोड़ी ताकत लगाओ। वांग गैंग गुस्से से पागल हो गया। उसने फिर मुक्का मारा, फिर 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 लेकिन हर बार एक उंगली, बस एक उंगली। शॉन ने बॉडम वाले चेहरे से कहा, अरे यार, इतनी वीक पंचेस, थोड़ी मेहनत करो। अब वांग गैंग पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपनी एसेंस ब्लड तक जला दी। पूरा शरीर सुनहरी आभा से भर गया। मर जा। धड़ाम। इस बार एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि पूरा हेडक्वार्टर्स हिल गया। लेकिन अगले ही पल वांग गैंग खुद उड़ता हुआ दूर दीवार में जा धंसा। उसका पूरा शरीर फटा हुआ था, मुंह से खून बह रहा था। उधर शॉन ने हाथ झाड़ते हुए कहा, इंटरेस्टिंग टेक्निक, थोड़ा और जोर लगता तो तुम खुद मर जाते। ये सुनते ही वांग गैंग की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से में चिल्लाया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बेवकूफों, तुम लोगों ने आखिर कैसी रिपोर्ट बनाई थी? उधर शॉन खुद कंफ्यूज था। अगर मैं खुद तुम्हारे हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गया तो क्या तुम्हें थोड़ा भी शक नहीं हुआ? तभी सिस्टम पपी ने समझाया, मास्टर, क्योंकि आपके शरीर में कल्टिवेशन रियल्म नहीं है, इसलिए सब आपको सामान्य इंसान समझते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से और फ्लोटिंग आइलैंड्स दिखाई देने लगे। ब्लड क्लाउड टावर के बाकी बेसेस भी आ चुके थे। शॉन ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब साफ सफाई शुरू करते हैं। अगले ही पल धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आसमान में लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगे। जो फ्लोटिंग आइलैंड्स अभी स्टेबलाइज भी नहीं हुए थे, वो सीधे उड़ गए। पूरा आसमान आग और मलबे से भर गया। सारे असैसिन्स की आंखों में डर भर चुका था। ये इंसान है भी? अब हर असैसिन अपनी कंसीलमेंट टेक्निक एक्टिवेट करके भागने लगा। उन्हें लगा कि अगर उनमें से एक भी बच गया तो दुनिया को इस मॉन्स्टर के बारे में बताना होगा।
यहां तक कि घायल वांग गैंग भी यही सोच रहा था, किसी एक को तो भागना ही होगा। लेकिन शॉन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अगले ही पल वो गायब। फिर अचानक एक असैसिन के सामने प्रकट। धप, एक पाम स्ट्राइक, फिर दूसरे के पीछे, धड़ाम, फिर तीसरे के ऊपर। पूरे आसमान में लगातार एक्सप्लोजन्स गूंजने लगे। वांग गैंग जमीन पर बैठा कांप रहा था। ये आखिर कैसे पॉसिबल है? उधर पहले वाली महिला असैसिन धीरे धीरे शॉन की तरफ बढ़ने लगी। पूरा ब्लड क्लाउड टावर तबाह हो चुका था। आसमान में फ्लोटिंग आइलैंड्स के टुकड़े जलते हुए गिर रहे थे, और जो असैसिन्स कुछ देर पहले खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी समझते थे, अब जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे शॉन की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज बेहद नरम और मोहक थी। माय लॉर्ड, आपकी ताकत सच में अतुलनीय है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकती हूं। दूर खड़ी जोंगलिंग का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि वो उस औरत को पहचानती थी। उसका नाम था युआन, ब्लड क्लाउड टावर की सबसे खतरनाक सेडक्ट्रेस। वो पहले अपने टारगेट्स को प्यार और खूबसूरती के जाल में फंसाती, और जब वो पूरी तरह उसके दीवाने हो जाते तब उनके दिल निकालकर खा जाती। जोंगलिंग के मन में तुरंत सवाल आया, क्या प्रिंस इस टेम्पटेशन का विरोध कर पाएंगे? लेकिन अगले ही पल शॉन गुस्से में फट पड़ा। उसने उंगली दिखाकर कहा, तुम्हारा दिमाग कितना खराब है? युआन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मैंने क्या किया? शॉन ने गुस्से में कहा, सेवा करना है तो करो, लेकिन अगर महारानी ने गलत समझ लिया तो? अगर उन्हें लगा कि मैं बेवफा हूं तो मेरी आराम वाली राजकुमार जिंदगी का क्या होगा? युआन की सेडक्टिव स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह आदमी आखिर किस चीज से डर रहा है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, धड़ाम, शॉन ने उसे वही खत्म कर दिया। मरते वक्त भी युआन की आंखों में डिसबिलीफ था। ये आदमी पागल है। अब पूरे हेडक्वार्टर्स में सिर्फ एक आदमी बचा था, टावर मास्टर यूनुली। लेकिन इस समय वो अपने ही कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ कांप रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फ्लोटिंग आइलैंड्स इतनी मजबूत थी कि 10वें स्तर के एक्सपर्ट्स भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन शॉन ने उन्हें ऐसे तोड़ दिया जैसे खिलौने हों। असल में यूनुली को ये आइलैंड्स एक एंशिएंट रूइन से मिली थी। उन्हीं रूइंस में उसे पुराने ग्रेट फ्लेम साम्राज्य के रहस्य भी मिले थे। इसीलिए सारी बड़ी शक्तियां ग्रेट फ्लेम साम्राज्य पर नजर रखे हुए थी। उन्हें लगता था कि वहां एंशिएंट एरा का कोई बड़ा सीक्रेट छिपा है। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया। यूनुली ने राहत की सांस ली। शायद वो चला गया। लेकिन तभी एक आवाज उसके सामने गूंजी, क्या कर रहे हो? यूनुली ने ऊपर देखा, और उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी, क्योंकि शॉन उसके सामने खड़ा हाथ हिला रहा था। शॉन हंस पड़ा, तुम बच्चे हो क्या? बिस्तर के नीचे छिप रहे हो? यूनुली ने तुरंत अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट की। उसका शरीर धुएं में बदल गया और वो भाग निकला। बाहर पहुंचते ही उसने पूरी फ्लोटिंग आइलैंड को एक्सप्लोर कर दिया। उसके चेहरे पर पागलों वाली हंसी आ गई। अब देखते हैं तुम कैसे बाहर निकलते हो। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी गर्दन किसी ने पीछे से पकड़ ली। कहां जा रहे हो? यूनुली का चेहरा सफेद पड़ गया। शॉन उसे मुर्गी की तरह गर्दन से पकड़े वापस आइलैंड पर ले आया। दूर खड़ी जोंगलिंग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दक्षिणी क्षेत्र का कुख्यात असैसिन किंग इस हालत में पकड़ा गया था। यूनुली खुद भी टूट चुका था। वो कांपते हुए बोला, असंभव। मैंने अपनी ऑरा छिपाई, सांस रोक ली, यहां तक कि दिल की धड़कन भी बंद कर दी। फिर भी तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? शॉन मुस्कुराया, आसान था। मैं तुम्हारे खून के बहने की आवाज सुन सकता था। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल चुप हो गया। जोंगलिंग और यूनुली दोनों के दिमाग सुन पड़ चुके थे। फिर शॉन ने कैजुअली पूछा, अब बताओ, तुम लोगों की ग्रेट फ्लेम साम्राज्य में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यूनुली तुरंत बोला, अगर मेरी जान छोड़ दो तो मैं सब बता दूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चटाक, शॉन ने उसकी गर्दन तोड़ दी। रहने दो, अब पूछने का मन नहीं है। जोंगलिंग वही खड़ी रह गई। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यह प्रिंस बहुत खतरनाक है, मुझे घर जाना है। कुछ देर बाद आसमान से एक विशाल पत्थर की पट्टिका नीचे गिरी। धड़ाम, वो सीधे झील के बीचों बीच जा गिरी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्ग की ओर से न्याय करने वाला, किंग ऑफ हेल। शॉन जोंगलिंग को लेकर धीरे से उसके सामने उतरा। पूरा मामला खत्म करके उसका मूड काफी अच्छा हो चुका था। वो मुस्कुराया, चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। जोंगलिंग उस पत्थर को देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, किंग ऑफ हेल, ये नाम? शॉन ने हाथ हिलाया, मेरी पुरानी दुनिया का निकनेम है। फिर हंसते हुए बोला, वहां एक कहावत है,
अगर यमराज तीसरे पहर किसी की जान मांग ले तो पांचवें पहर तक उसे कोई बचा नहीं सकता। जोंगलिंग की रीढ़ में ठंड उतर गई। तभी शॉन अचानक उसकी तरफ मुड़ा। और हाँ, वापस जाकर ज्यादा बकवास मत करना, ठीक? जोंगलिंग तुरंत सीधी खड़ी हो गई। जजी, उसकी इतनी ओबीडियंट रिएक्शन देखकर शॉन हंस पड़ा। फिर उसने प्यार से उसके बाल खराब कर दिए। अच्छे बच्चे बड़ों की बात सुनते हैं। जोंगलिंग तुरंत शर्म से लाल हो गई। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और नाराज होकर बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। शॉन बिना पीछे देखे हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। यह सुनकर जोंगलिंग का चेहरा और लाल हो गया। जोंगलिंग अभी भी शर्म से लाल थी। दूसरी तरफ शॉन और वो वापस उस जगह पहुंच चुके थे जहां इंपीरियल गार्ड्स रुके हुए थे। जैसे ही सबकी नजर उन पर पड़ी, शॉन ने तुरंत सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेते हुए बोला, मिल गया। सब लोग कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। शॉन ने जेब से एक छोटी चीज निकालते हुए कहा, यह वो प्रेम चिन्ह है जो महारानी ने मुझे दिया था। अगर यह खो जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। जोंगलिंग अंदर ही अंदर उसे घूरने लगी। झूठ बोलते वक्त इस आदमी की पलक तक नहीं झपकती। थोड़ी देर बाद पूरी टीम वापसी के लिए तैयार हो गई। शॉन ने हाथ उठाकर बड़े आराम से कहा, ठीक है सब लोग, घर चलते हैं। लेकिन इंपीरियल गार्ड्स के कप्तान लुएन का चेहरा अभी भी गंभीर था। उसने नाराज होकर कहा, प्रिंस बहुत लापरवाह है। हमें अभी तक नहीं पता कि ब्लड क्लाउड टावर के लोग पूरी तरह गए भी हैं या नहीं। फिर उसने जोंगलिंग की तरफ देखा। यंग जनरल, आज आपका व्यवहार बहुत अजीब था। आपने प्रिंस की हर बात क्यों मानी? जोंगलिंग बस मुस्कुरा दी, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो शायद पूरी दुनिया का दिमाग खराब हो जाता। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से पूछा, सिस्टर लुएन, क्या आपको अपने फियांसे की याद आ गई? लुएन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने नीचे देखते हुए कुछ नहीं कहा। जोंगलिंग ने गहरी सांस ली। अगर आपके फियांसे अकेले ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स को रोक कर खड़े न रहते तो वो पूरा गांव खत्म हो जाता। फिर उसने वो कहानी सुनाई जो उसकी मां ने उसे बताई थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची थी तब गांव के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ। वो मर चुका था लेकिन फिर भी खड़ा था। यहां तक कि महारानी ने भी कहा था वो ग्रेट फ्लेम साम्राज्य की रीढ़ था। इतना सुनते ही लुएन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, वो सब पुरानी बातें हैं, अब रहने दो। उधर आगे चल रहा शॉन अचानक मुस्कुराया। एक इंपीरियल गार्ड ने पूछा, प्रिंस, क्या कुछ अच्छा हुआ? शॉन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसा लगा कि आज मैंने सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। तो शांति से आराम करो। यह सुनकर जोंगलिंग थोड़ी देर चुप रही। उसे समझ आ गया कि शॉन शायद उन निर्दोष लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्हें ब्लड क्लाउड टावर ने मारा था। अगले दिन जोंगलिंग जल्दी जल्दी घर से निकल रही थी कि तभी उसके पिता जोंग यांगमिंग ने उसे रोक लिया। इतनी जल्दी कहां जा रही हो? जोंगलिंग ने बिना सोचे जवाब दिया, महल जा रही हूं। प्रिंस शॉन का ध्यान रखना है। जोंग यांगमिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या? वो प्रिंस तो सिर्फ ऐश करने और आलस करने के लिए मशहूर है, ऊपर से महल में इंपीरियल गार्ड्स भी हैं। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? लेकिन इस बार जोंगलिंग नाराज हो गई। आपने कभी प्रिंस के साथ समय बिताया ही नहीं, तो बिना जाने उन्हें जज कैसे कर सकते हैं? इतना कहकर वो निकल गई। पीछे जोंग यांगमिंग पूरी तरह स्टंट खड़ा था। कल तक तो ये लड़की प्रिंस को पसंद भी नहीं करती थी। एक रात में आखिर हुआ क्या? उधर महल में शॉन अपनी जिंदगी के सबसे शानदार पल जी रहा था। खूबसूरत दासियां उसे फल खिला रही थी और वो सिस्टम पपी की मदद से आराम से अल्ट्रामैन बनाम मॉन्स्टर्स देख रहा था। उसके चेहरे पर प्योर सैटिस्फैक्शन था। यही है जिंदगी। लेकिन तभी कमरे के बाहर खड़ी लुएन का चेहरा गुस्से से भर गया। महारानी सीमा पर युद्ध लड़ रही है और इनके पति यहां आराम से मजे कर रहे हैं। तभी दरवाजा खुला। जोंगलिंग अंदर आई, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्की शर्म, और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। यहां तक कि शॉन भी कुछ सेकंड के लिए चौंक गया। फिर उसने पूछा, अरे छोटी लड़की, तुम यहां क्या कर रही हो? जोंगलिंग तुरंत सीरियस हो गई। मैं प्रिंस की रक्षा करने आई हूं। शॉन ने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, जहां जाना है जाओ। किसने कहा मेरी रक्षा करने को? असल में वो डर रहा था कि कहीं जोंगलिंग उसका राज ना खोल दे। पूरा कमरा शांत हो गया क्योंकि सबको लगा कि अभी जोंगलिंग गुस्से में फट पड़ेगी। लेकिन जोंगलिंग का चेहरा लाल हो गया और उसने जिद्दी आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। यह महारानी का आदेश है। पीछे खड़ी इंपीरियल गार्ड्स की हालत खराब हो गई। क्या यंग जनरल सच में प्रिंस पर फिदा हो गई? पहले महारानी, अब यंग जनरल भी। तभी बाहर से एक सैनिक भागता हुआ आया। रिपोर्ट, ब्लड क्लाउड टावर का एक फ्लोटिंग आइलैंड आसमान से गिर गया है। लुएन का चेहरा बदल गया। क्या? कहीं वो ब्लड क्लाउड टावर का मुख्यालय तो नहीं था जिसे महारानी इतने सालों से ढूंढ रही थी?
जोंगलिंग तुरंत आगे बढ़ी। क्या हुआ? सैनिक ने कांपते हुए कहा। ब्लड क्लाउड टावर की एक ब्रांच पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन जोंगलिंग ने बस कैजुअल आवाज में कहा, अच्छा, और? लुएन उसे घूरने लगी। यंग जनरल, क्या आपको जरा भी शॉक नहीं हुआ? अब जोंगलिंग को एहसास हुआ कि उसने ओवर रिएक्ट नहीं बल्कि अंडर रिएक्ट कर दिया है। वो ऑकवर्ड हंसी हंसने लगी। मेरा मतलब, ये तो अच्छी खबर है। उधर शॉन मन ही मन सिर पकड़ चुका था। ये लड़की एक दिन सब राज खोल देगी। लुएन गंभीर होकर बोली, सामान्य हालात में ये अच्छी खबर होती, लेकिन अगर ब्लड क्लाउड टावर का मेन फोर्स हम पर हमला कर दे तो? और अगर उनका किंग ऑफ असैसिन्स महारानी के लिए खतरा बन गया तो? ये सुनते ही शॉन और जोंगलिंग दोनों मुश्किल से हंसी रोक पाए, क्योंकि उन्हें याद आ गया वही महान किंग ऑफ असैसिन्स जो कुछ देर पहले बिस्तर के नीचे छिपा कांप रहा था। अब जोंगलिंग खुद को रोक नहीं पाई और हंस दी। लुएन पूरी तरह शॉक रह गई। यंग जनरल, देश संकट में है और आप हंस रही है? जोंगलिंग हड़बड़ा गई। नहीं वो, लेकिन तभी शॉन आगे आया। उसने हल्के से उसके सिर पर टपली मारी। मैंने सब सुन लिया। देश मुश्किल में है और तुम मजाक कर रही हो। जोंगलिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। बच गई। लुएन अभी भी जोंगलिंग की हरकत से नाराज थी। तभी शॉन मुस्कुराते हुए बोला, कमांडर लुएन, ये अभी बच्ची है। इसे हालात की गंभीरता समझ नहीं आती, इसलिए इसकी बातों का बुरा मत मानिए। फिर उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा, और वैसे भी ग्रेट फ्लेम साम्राज्य अभी अपने सबसे मजबूत दौर में है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने जोंगलिंग के सिर पर हल्की चपत लगाई। अब आप लोग अपने काम पर जाइए। मैं इस छोटी लड़की को अच्छी तरह समझा दूंगा। इतना कहकर वो जोंगलिंग को साथ लेकर चला गया। पीछे खड़े इंपीरियल गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक सैनिक धीरे से बोला, कमांडर, अगर मुझे सही याद है तो आपने ही यंग जनरल को बचपन से बड़ा होते देखा है ना? फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप आउटसाइडर बन गई है? प्रिंस और यंग जनरल को मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए। लुएन का चेहरा गंभीर हो गया। मामला मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जनरल जोंग और मंत्री जोंग यांग मिंग को पत्र भेजो। उन्हें सब बताना होगा। उधर सुबह जोंगलिंग लगभग अपना राज खोल ही चुकी थी, और ऊपर से शॉन ने सबके सामने उसे डांट भी दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने शॉन को भी चौंका दिया। जोंगलिंग अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। प्रिंस, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से शॉन की ऐसी ताकत देखी थी जो दुनिया की समझ से बाहर थी। लेकिन शॉन ने तुरंत हाथ हिला दिया। असंभव, मेरी ताकत सामान्य कल्टिवेशन से नहीं आई। मैं तुम्हें सिखाना चाहूं भी तो नहीं सिखा सकता। जोंगलिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। इसके बाद समय आराम से बीतने लगा। आधा महीना गुजर गया। हमेशा की तरह शॉन पहाड़ पर बैठा जंगली सुअर भून रहा था। जोंगलिंग भी उसके पास बैठी थी। तभी एक इंपीरियल गार्ड हाफता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ थी। कमांडर लुएन, अस्ट्रल पवेलियन से खबर आई है। ब्लड क्लाउड टावर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके सारे बड़े मेंबर्स मारे गए हैं और हमारे पास उनकी लाशें सबूत के तौर पर मौजूद है। लुएन पूरी तरह स्टन रह गई। पिछले आधे महीने से वो लगातार इस डर में जी रही थी कि कहीं ब्लड क्लाउड टावर हमला ना कर दे, और अब अचानक उसे बताया जा रहा था कि पूरा संगठन ही खत्म हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि आखिर किसी ने उसके फियांसे का बदला ले लिया था। उधर जोंगलिंग ने भी चुपचाप शॉन की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ ग्रैटिट्यूड था, लेकिन शॉन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो आराम से मांस चबाते हुए बोला, इससे मेरा क्या लेना देना? अगर तुम लोगों के पास करने को कुछ नहीं है तो मांस काटने में मदद करो। जोंगलिंग ने धीरे से कुछ बड़बड़ाया। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग इंसान नहीं, लेकिन फिर भी वो ओबीडियंटली चाकू उठाकर उसकी मदद करने लगी। उधर उत्तर की सीमा पर महारानी और जनरल जोंगले स्वांग बातचीत कर रहे थे। महारानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो बूढ़ा सच में जिद्दी है। पिछली बार मेरी तलवार की ऊर्जा से घायल होने के बाद भी फिर वापस आ गया। अगर इस बार सामने आया तो खत्म कर दूंगी। जोंगले स्वांग तुरंत बोली, महारानी दुनिया में अद्वितीय है। एक बूढ़ा साधु आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी एक सैनिक 2 पत्र लेकर आया। ये पत्र आधा महीना पहले लुएन और जोंग यांग मिंग ने भेजे थे। जोंगले स्वांग ने जैसे ही पहला पत्र पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। क्या? ब्लड क्लाउड टावर की एक ब्रांच ग्रेट फ्लेम साम्राज्य के अंदर नष्ट हो गई? महारानी तुरंत गंभीर हो गई। ये अच्छा नहीं है। अगर उनका मेन हेडक्वार्टर्स बदला लेने आ गया तो? लेकिन अगले ही पल जोंगले स्वांग ने दूसरा पत्र खोला और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महारानी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? जोंगले स्वांग दांत पीसते हुए पढ़ने लगी। जोंगलिंग हर दिन सज-धज कर प्रिंस के साथ घूमती है। वो प्रिंस के लुक्स पर पूरी तरह मोहित हो चुकी है। महारानी कुछ सेकंड चुप रही। हाँ, शॉन सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन इतना भी क्या?
उधर जोंगले स्वांग गुस्से में पास के पत्थर के खंभे पर मुक्का मार चुकी थी। धड़ाम। उस बदमाश लड़की की इतनी पिटाई करूंगी कि फूल की तरह खिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी मां नहीं। लेकिन तभी दूर से एक और विशाल धमाका सुनाई दिया। जोंगले स्वांग खुद चौंक गई। क्या मेरा मुक्का इतना ताकतवर था? सबने ऊपर देखा। दक्षिणी बर्बर सेना फिर से हमला कर रही थी। उनके आगे एक नकाब पहने बूढ़ा खड़ा था। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, मेरी शक्ति दिव्य प्रकाश में बदल जाए। मेरे सैनिक दुश्मन की धरती को रौंद दे। अगले ही पल हजारों बर्बर सैनिक गरजते हुए आगे बढ़ गए। जोंगले स्वांग तुरंत बोली, महारानी, शहर की रक्षा मैं संभालूंगी। आप उस बूढ़े को रोकिए। महारानी बिना हिचकिचाए आगे बढ़ गई। उसने तलवार सीधी बूढ़े की तरफ तान दी। जासू, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? बूढ़ा हंस पड़ा। मैं तो बस अपने बर्बर साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। जब तक वो पूरा नहीं होता मैं नहीं मरूंगा। महारानी ने तुरंत तलवार चलाई। तुम्हारे हाथों ही बर्बर साम्राज्य का भविष्य बर्बाद होगा। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन साफ दिख रहा था कि बूढ़ा महारानी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वो खून उगलते हुए पीछे हट गया। महारानी ने कॉन्फिडेंस से कहा, तुम्हें अपने साम्राज्य की ग्रैंड फॉर्मेशन छोड़कर यहां नहीं आना चाहिए था। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। लेकिन तभी बूढ़ा अचानक मुस्कुराया। वाकई ग्रेट फ्लेम की महारानी शक्ति और सौंदर्य दोनों में अद्वितीय है। और अगले ही पल उसके हाथों से खून जैसा लाल प्रकाश फैलने लगा। एक विशाल फॉर्मेशन हवा में बन गई और महारानी को घेर लिया। महारानी की आंखें सिकुड़ गई। सीलिंग फॉर्मेशन? तो तुमने अभी जो खून उगला था वो इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए था? बूढ़ा हंस पड़ा। बिल्कुल, जब तक मैं इसे संभाले रहूंगा तुम कई दिनों तक यहां फंसी रहोगी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ब्लैक सोल हॉल ने तुम्हें रोकने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। अब तक उनका पॉइजन्स मार्श एल्डर ग्रेट फ्लेम क्षेत्र में पहुंच चुका होगा। बेचारे ग्रेट फ्लेम के नागरिक। ये सुनते ही महारानी की ऑरा फट पड़ी। जासू, अगर ग्रेट फ्लेम के लोगों को कुछ हुआ तो मैं पूरे बर्बर साम्राज्य को मिटा दूंगी।